छाता बेचने वाली सास बहू। एक गांव में बुधिया और प्रज्वल नाम के दो बाप बेटे अपनी पत्नियों समेत एक पुराने कच्चे मकान में गुजर बसर करते थे। वह दोनों खेतीबाड़ी के काम में निपुण थे। पूरा गांव सूरज की लाली के आगोश में था। लोग अपने कामों में जुटे थे, तभी बुधिया अपनी पत्नी को छेड़ते हुए कहता है, अरे भगवान, कभी तो इस बिछोने की शान बढ़ाना छोड़कर रसोई घर की शोभा बढ़ा लिया करो। उसकी क्या जरूरत आन पड़ी है, बहू के रहते सास भला क्यों रसोई घर में लात धरेगी। अरे बहू, जल्दी से खाना ले आ, खेत पर जाने में देरी हो रही है। मतिका झटपट से दोनों को खाना परोसकर पंखा डुलाने लगती है। इस जेठ की भीषण गर्मी में बेनिया का भी कोई प्रभाव नहीं। बरसात हो जाती तो थोड़ी राहत पड़ती। पिताजी, हर साल बरसात का प्रकोप आंखों देखी देखने के बाद की कैसी बरसात हम किसानों को भीषण गरीबी में डुबो जाती है। क्यों बरसात की बुलाहट दे रहे हैं? बरसात ना हो उसी में गनीमत है। दोनों खेत पर आते हैं, जहां प्रज्वल हल चलाकर खेतों की जुताई और बुधिया बीजों की बुआई करता है। जुताई बुआई का काम तो निबट गया, अब बस खेत पटाना रह गया। देखते ही देखते सूरज की तेज लौ बादलों के पीछे छुप जाता है। आसमान में जोरों शोरों से बिजली की गड़गड़ाहट होने के साथ काले बादल उमड़ते हुए घनघोर बरसात का रूप धारण कर लेते हैं। प्रज्वल, घर चल बेटा, बरसात की पहली फुहार इंसान को बीमार कर देती है। बरसात की बूंदों से सराबोर दोनों घर पहुंचते हैं। बाबूजी, आप दोनों इतना भीगे हुए? बस बहू, पूछ मत। सोचा कि बचते बचाते घर पहुंच जाएंगे, मगर ससुरी बरसात ने लथपथ कर दिया। गुजरते हर एक घंटे के भीतर बरसात की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। तकरीबन एक सप्ताह बीतने को आ जाता, मगर बरसात मानो जैसे जिद्दी बच्चे सी होकर बरसती ही जा रही थी। जाने खेत की फसल का क्या हाल होगा, चलकर मुआयना करना चाहिए। दोनों बरसात के आतंक को देखते हुए खेत का दौरा करने पहुंचते हैं। खेत की फसल बुरे तौर पर बरसात में नाश हो चुकी थी। बरसात का पानी अपने उफान पर था। दोनों निराश मन से घर लौट आते हैं, जहां प्रेमा कहती है, कद्दू जैसा मुंह क्यों लटकाया है तुम दोनों ने? फसल सही सलामत तो है? फसल को भारी नुकसान हो गया प्रेमा, सारी फसल पानी में गोते लगा रही है। अब हम खेतिहार को क्या जवाब देंगे? वो किसी नतीजे पर पहुंच पाते कि उनके घर की चौखट पर छतरी ओढ़े मानिक रूखे स्वर में कहता है, अरे ओ बुधिया, कहाँ दुब के बैठा है, बाहर निकल। बुधिया उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा होकर कहता है, जी मालिक, कहिए। मैंने तुम बाप बेटों पर भरोसा करके अपनी जमीन, बीज, खाद, उर्वरक आदि खरीदने की रकम इस खातिर दिए थे क्या कि तुम उसका नुकसान कर दो? हुजूर, अब आपको क्या जान खबर थी कि बरसात प्रलय में बदल जाएगी? उससे माणिक लाल को कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरा रोकड़ा सूद समेत वापस कर लो, वो भी अभी। बात आगे ना बढ़े इसके चलते मानिक जोड़ बटोर कर रूखे पैसे उसे थमा देता है। उसके जाते ही प्रेमा उस पे टूट पड़ती है। अकल घास चरने चली गई थी क्या तुम्हारी? वो बचे कुचे पैसे अकाल के खातिर थोड़ा बटोर कर रखे थे, पाई पाई उसे दे देती। अब इस भरी बरसात में चूल्हा उपवास रखने के सिवा कोई चारा नहीं। दोनों बाप बेटे बरसात की बौछार में काम की तलाश में निकलते हैं, मगर अफसोस की उन्हें छुच्छे हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे में उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, जिसे देखते हुए मतिका चिंता जाहिर करते हुए कहती है, सासू माँ, पिताजी और प्रज्वल दोनों ही प्रचंड बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। घर के हाल बद से बदतर हो चुके हैं। अब हमें ही घर से बाहर कदम रखना होगा। बहू, बाहर का मंजर देख, पूरा गांव मेघालय और मोहसिन राम बन चुका है, और इस बरसात में हम कर भी क्या सकते हैं? माँ जी, ये बरसात हमारी कमाई के सुनहरे मौका बनकर आया है। हमारे गांव के हजारों लोग की तादाद है, मगर छतरी गिने चुने रईस लोगों के पास ही है। क्यों ना हम छतरी बनाकर उन्हें बेचें? तेरी सोच तो सराहनीय है बहू, मगर हमारे पास एक छतरी खरीदने के पैसे नहीं तो छाते का कारोबार कैसे करेंगे? माँ जी, बरसात में सारा धंधा मंदा होता है। मुझे छतरी बनाना बखूबी आता है। मैंने इस भाड़ में कुछ पैसे अलग से जोड़ कर रखे हैं, इनसे हम छतरी बनाने का सामान खरीदेंगे। मतिका झटपट से छतरी बनाने का सामान मोल ले आती है और प्रेमा को छाता बनाना सिखाती है। छाते बनाकर वह उन्हें बेचने निकलती है। बहू, बरसात तो उफान पर है। लगता है अपनी बनाई पहली छतरी का शुभारंभ हमको ही करना होगा। दोनों एक एक छाता ओढ़कर सड़क के एक छोर पर खड़ी चिल्लाती हैं।
बरसात में भीगने के बजाय बरसात से बेचने का उपाय सस्ता छाता ले लो, एकदम सस्ता छाता ले लो। कुछ देर के बाद एक आदमी भीगा हुआ उनके पास आकर कहता है, अरे ओ छतरी वाली, कितने का बेच रही हो ये छतरी? एकदम सस्ता है भाई जी, 25 रुपए एक छतरी। इसमें एक साथ 3 जन समा सकते हैं, ढांचा भी बहुत टिकाऊ है। अरे इसकी गुणवत्ता बाद में गिनवाना, पहले मुझे छाता दो। ये आसमान के ओले शोले बनकर मेरी पीठ को छलनी कर रहे हैं। मतिका खुश मन से छतरी को बेचकर मिले पैसे को निहार कर कहती है, माँ जी ये हमारे बनाए छतरी की पहली बोनी है। दोनों सास बहू गांव देहात घूमती हुई और भी कई छतरियों की बिक्री करती हैं और निश्चित कमाई से राशन खरीद कर घर आकर खाना पकाती हैं। पिताजी ये लीजिए, गर्मा गर्म खाना शुरू कीजिए। मगर बहू, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं था, फिर ये? बाबूजी मैंने और सासू माँ ने छतरी बेचने का काम शुरू किया है, ये खाना उसी कमाई से है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। सास बहू सूर्योदय से पहले जागकर अनेकों छतरियों का निर्माण करती हैं। बहू क्यों ना गांव देहात घूमने के बजाय आज हम इन बनाई छतरियों को बाजार में बेचें। गांव देहात के सारे लोग साग सब्जी खरीदने बाजार तो आ ही रहे होंगे। दोनों छतरियों को लेकर बाजार के एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें बेचने के खातिर आवाज लगाती हैं। आओ आओ और खरीदो टिकाऊ मजबूत काली छतरियां एकदम सस्ते भाव में। उनके एकदम सामने भागीरथ का एक छतरी का व्यापारी बैठा था, जो उन्हें देख भौं चढ़ाकर कहता है, ये दो औरतें जाने कहां से मेरा धंधा चौपट करने आ गईं, मगर ये जानती नहीं कि यहाँ के लोग सिर्फ मुझसे छाता खरीदते हैं। आओ और ले जाओ मजबूत मखमली छाते, 100 टके में एक जोड़ा। आओ भाइयों बहनों और ले जाओ 50 रुपए के टिकाऊ मजबूत छतरी का जोड़ा। छतरी का कम दाम सुनते ही ग्राहक उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। छतरी की बनावट तो एक समान है, फिर यहाँ आधा दाम वहाँ दुगना। यहीं से छतरी खरीदने में फायदा है। गिरिजा समेत और भी जन छतरियों को खरीदने लगते हैं, जिसे देख भागीरथ आग बबूला होकर खुद में बोलता है, ये ग्राहक ना एकदम दल बदल पार्टी के नाई हैं, सस्ता देखकर चुनाव करने भिड़ जाते हैं। इन लुगाइयों के चलते आज मेरे एक भी छाते नहीं बिके। अरे बहन जी, एक आध छाता मुझसे भी खरीद लो। कतई नहीं, अब कोई तुम्हारा छाता नहीं खरीदेगा। तुम हम गरीब ग्राहकों से दुगना दाम लूट रहे हो। हम गरीबों के पास बरसात की मार झेलने के चलते कामकाज नहीं। ये सास बहू गरीबों की आमदनी के अनुसार छाते का दाम ले रही हैं। छाते के अल्प दाम और अच्छी गुणवत्ता के चलते उनके छाते को बाजार में भारी पहचान मिल जाती है, जिनसे उन्हें प्रतिदिन खूब कमाई होती है। माँ जी, अब छाते बेचकर हमारे पास इतना पैसा जुड़ चुका है जिससे हम अपने इस टूटे फूटे घर की मरम्मत करा सके। अरे जितना पैसा हम छत की मरम्मत में खर्चेंगे, क्यों ना नया घर बनाकर आराम से रहा जाए। इस तरह दृढ़ संकल्पी सास बहू भीषण बरसात से हार न मानकर मौसम के अनुसार छतरी का व्यापार करती हैं, जिससे न सिर्फ उनके घर की आर्थिक स्थिति संवरती है, बल्कि उनके हाथों की कारीगरी को पहचान भी मिलती है। और अंत के वह रंग बिरंगे छतरियों की दुकान खोलकर आरामदायक तौर पर छतरियां बेचा करती थी। साथ ही मानसून के महीने में गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में छाता बांटा करती थी। मालिक और सोने की मुर्गी के जादुई आंसू। सीताराम के पास वैसे तो बहुत से जानवर थे, जैसे गाय, बकरी, कुत्ता और एक मुर्गी। लेकिन उसकी मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं थी, बल्कि वो एक सोने की मुर्गी थी। शारदा, तुमने इन पशुओं को चारा डाल दिया क्या? हाँ जी, डाल दिया आपके जान से प्यारे पशुओं को चारा। खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन इनके पशुओं को भूखे नहीं रहने देंगे। तुम्हें क्या पता इन बेजुबानों की कितनी दुआएं लगती हैं। बस भी करो, जब देखो ज्ञान ही देने लग जाते हो। सीताराम सब पशुओं को प्यार करने लगता है। तभी पंख फड़फड़ाती हुई सोने की मुर्गी वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ? तू क्यों पंख फड़फड़ा रही है? तुझे कुछ नहीं मिला क्या खाने को? चल, तू मेरे साथ खाना खा ले, आजा। सीताराम मुर्गी को अपने साथ अंदर ले आता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है, और साथ में अपने खाने में से कुछ रोटी के छोटे छोटे टुकड़े मुर्गी के आगे डालने लगता है। वैसे तो आप सबसे ज्यादा इस सोने की मुर्गी से ही प्यार करते हैं। प्यार तो मैं सबसे करता हूँ शारदा, लेकिन ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। तुम्हें तो पता है, ये सोने की जादुई मुर्गी मुझे एक बाबा ने
मेरे अच्छे कर्म देख कर दी थी। काहे की जादुई? क्या जादू किया है इसने? अब तक तो कोई जादू नहीं किया इसने। मत करने दो जादू, ये सोने की मुर्गी है, इतना ही काफी है। कभी किसी के पास सोने की मुर्गी देखी है तुमने? बस इसे देख देख कर खुश होते रहो, मैं तो चली अपने काम करने। ऐसे ही एक दिन गांव में एक सेठ किसी काम से आता है और उसे सीताराम की सोने की मुर्गी दिख जाती है। क्या तुम ये सोने की मुर्गी मुझे दे सकते हो? बदले में मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। नहीं सेठ जी, भला अच्छे कर्मों के भी कोई दाम होते हैं। ये मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है, मुझे माफ करना, मैं ये मुर्गी आपको नहीं दे सकता। देख लो, मैं तो तुम्हारे मुनाफे की बात ही कर रहा था। अब तुम्हें नहीं देनी तो कोई बात नहीं, भविष्य में कभी बेचने का मन करे तो मुझे जरूर याद करना। वो सेठ ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शारदा बोलती है, आप भी ना अजीब ही किस्म के इंसान हो। वो सेठ इतने अच्छे दामों में मुर्गी खरीद रहा था, बेच देते उसे तो पैसे ही मिल जाते, कुछ काम आ जाते हमारे। मुझे गुस्सा दिलाओ मत और जाकर अपना काम करो। शारदा गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कामों में लग जाती है। एक दिन सीताराम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और शारदा उसे हॉस्पिटल से दवाई दिलाकर घर ले आती है। डॉक्टर ने बोला है अगर जल्दी ठीक होना है तो दवाइयाँ टाइम पर लेना। तभी सीताराम की बेटी रूबल वहाँ पर आ जाती है। माँ, कल स्कूल में मैडम ने फीस मंगाई है। मैडम को बोल देना आपकी बार फीस थोड़ा लेट हो जाएगी, हर बार तो टाइम से ही देते हैं। ठीक है माँ, बोल दूंगी। सीताराम की आए दिन तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और शारदा सीताराम को आराम ना होने पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाती है। माँ बहुत भूख लगी है, अब सुबह भी कुछ बनाकर नहीं गई, जल्दी से खाना बना दो ना। अभी बनाती हूँ, घर में राशन का सामान खत्म हो गया है, अभी राशन लाकर कुछ बना देती हूँ। शारदा दुकान पर जाती है। भैया, थोड़े चावल दाल और तेल दे दो और एक नमक की थैली भी दे देना। अरे शारदा भाभी, पहले से आपका बहुत उधार हो चुका है, ऐसे कब तक उधार लेती रहोगी? तुम्हें तो पता है भैया, ये कितने दिनों से बीमार है, ठीक होते ही सब पैसे चुका दूंगी। राशन लेकर शारदा घर आती है। आज तो दुकानदार ने भी उधार चुकाने को बोल दिया। मैं सोच रही थी कि आप ये सोने की मुर्गी बेच दो, उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। घर भी गिरवी रख दिया है, अब तो ये पशु ही बचे हैं, आपका इलाज करवाना भी जरूरी है। मुझे पता है, मेरी बीमारी लाइलाज है, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा शारदा। शारदा रोती हुई चुपचाप खाना बनाने चली जाती है और अगले दिन सुबह जब सीताराम को चाय देने जाती है तो देखती है कि सीताराम अपनी जिंदगी की सांसें पूरी कर चुका था। ये क्या हो गया? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हमारा क्या होगा जी? कहाँ चले गए आप? सभी पड़ोसी आकर शारदा को समझाते हैं और सीताराम का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके मरते ही कर्जदार शारदा को आकर तंग करने लगते हैं। शारदा भाभी, बहुत दिन हो गए, अब तो उधार के पैसे दे दो। मन है भी पैसे देने का या नहीं? ऐसे क्यों बोलते हो भाई, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। दुकानदार के जाते ही शारदा अंदर जाकर रोने लगती है। तभी सोने की मुर्गी भी अंदर चली जाती है और सीताराम की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लग जाती है। माँ, ये देखो, सोने की मुर्गी रो रही है और इसकी आंखों से ये क्या निकल रहा है? अरे, ये तो सोना है, ये तुम्हारे पापा को याद करके रो रही है और इसके आंसू सोने में बदल गए हैं। माँ, ये असली का सोना है। अगर ये असली सोना है तो हम इसे बेचकर पैसे ले सकते हैं। हाँ मेरी बेटी, तेरे पापा ने सच में अच्छे कर्म किए थे, उसी का फल आज हमें भी मिल रहा है। अपनी बीमारी तक में उन्होंने ये जादुई सोने की मुर्गी कभी नहीं बेची और देखो आज ये हमारी कितनी मदद कर रही है।
शारदा सोना बेचकर दुकानदार का सारा पैसा चुका देती है और घर का सामान और घर में बाकी पशुओं के लिए चारा लेकर आती है। बेचारे ये पशु भी कितने दिन से भूखे थे, इन्हें भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा था। उस रात शारदा चैन की नींद सोती है, लेकिन अगली सुबह गांव का जमींदार वहां पर आ जाता है। ओ शारदा, तेरा पति तो चला गया है, अब मेरे पैसे कौन देगा? या तो मेरे पैसे दे, वरना ये घर खाली कर दे अभी। सेठ जी, आप मुझे आज का वक्त दे दीजिए, मैं कुछ करती हूँ। जमींदार के जाने के बाद शारदा बैठकर कुछ सोच रही थी। माँ, सोचती क्या हो, मुर्गी से सोना ले लो। रूबल मुर्गी को जैसे अंदर लाती है, मुर्गी सीताराम की तस्वीर देखकर बहुत रोती है और उसके आंखों से सोने के आंसू निकलते हैं। चलो, अब मैं सोना बेचकर आज ही सेठ के सारे पैसे लौटा देती हूँ। और शारदा ऐसा ही करती है। माँ, अब हमारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं है, अब हम आराम से रह सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन ऐसे कब तक रहेंगे? ऐसे ये मुर्गी को रोज रोज रोता देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तेरे पापा होते तो ऐसा कभी नहीं करते और ना ही हम लोगों को करने देते। माँ, ऐसा है तो एक बार और हम इससे सोना ले लेते हैं और अपना कोई अच्छा सा काम खोल लेते हैं और फिर हम अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाएंगे। रूबल मुर्गी को अपने पापा की तस्वीर के आगे ले जाती है। मुर्गी तस्वीर देखकर रोने लग जाती है और उसके आंसू बहुत सारे सोने में बदल जाते हैं। माँ, इन पैसे से हम एक कपड़ों की दुकान खोलेंगे। और दोनों माँ बेटी एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान खोलती हैं और दिन रात मेहनत करने लगती हैं। एक दिन रूबल और शारदा जल्दी के चक्कर में अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल जाती हैं और सोने की जादुई मुर्गी घूमते घूमते अंदर घर में चली जाती है और अंदर उसे सीताराम की तस्वीर दिख जाती है। उसे देखकर मुर्गी फिर से रोने लग जाती है और जब शाम को दोनों घर आती हैं तो वो देखती हैं, माँ, आज हम जल्दबाजी में घर खुला ही छोड़ गए थे। हे भगवान, जरा अंदर देखो, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? माँ, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखो कितना सारा सोना पड़ा है। जरूर ये मुर्गी फिर अंदर आई होगी और तेरे पापा को याद करके रोई होगी। माँ, आप ये पापा की तस्वीर यहाँ से हटा दो, वरना ये मुर्गी उन्हें देखकर ऐसे ही दुखी होती रहेगी। और शारदा सीताराम की तस्वीर वहाँ से उतार कर छिपा देती है और फिर कभी सोने की मुर्गी को रोने नहीं देती। माँ, ये सोने का क्या करेंगे? भगवान का दिया अब हमारे पास सब कुछ है, कल इसे बेचकर गरीबों में राशन और कपड़े बांट देंगे, तेरे पापा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। और अगले दिन दोनों माँ बेटी उस सोने को बेचकर गरीबों में कपड़े और राशन का सामान बंटवा देती हैं और बदले में बहुत सारी दुआएं ले जाती हैं। संजय अपनी बेटी मीनाक्षी के साथ रहता था। संजय अपने कामकाज में बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहता था, इसलिए वो मीनाक्षी को जरा सा भी टाइम नहीं दे पाता। और एक रात मीनाक्षी अपने पिता के पास आती है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी, क्या आज भी मेरे लिए आपके पास टाइम नहीं है? आप मेरे पास बैठकर मेरा हाल समाचार पूछ लें। मीनाक्षी बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ तो किसके लिए? तुम्हारे लिए ही तो रहता हूँ ना। मैं आज जो भी कुछ कर रहा हूँ अपनी बच्ची के लिए ही तो कर रहा हूँ। पिताजी, कोई आप तो इतने बिजी हैं कि आप ये भी भूल गए कि आज मेरा जन्मदिन है। क्या आपने मुझे एक बार भी विश किया? आपसे तो अच्छी मेरी माँ थी, जब तक वो जिंदा थी तब तक उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा माँ की तरह ख्याल नहीं रख पा रहा। बताओ, तुम्हें तुम्हारे इस बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आपके साथ थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्या आप अपनी बिजी लाइफ को छोड़कर थोड़ा सा वक्त मुझे दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना? तो बस अब आप मुझसे बात मत कीजिए। इतना कहकर मीनाक्षी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संजय अपने सिर पर हाथ रखकर परेशानी में बैठ जाता है। अगली सुबह संजय चंपा से शादी करके आ जाता है। उसकी एक बेटी मोहिनी, जो कि 16 साल की थी। संजय उन दोनों को लेकर अपने घर आता है और अपनी बेटी मीनाक्षी से बोलता है, बेटा मीनाक्षी, देखो
आज से तुम्हारी ये नई माँ और नई बड़ी बहन, तुम इनकी सारी बात मानना। ये तो मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन है। ये एक सौतेली माँ और सौतेली बहन है। मैं इनकी एक भी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि सौतेला हमेशा सौतेला ही रहता है। इतना कहकर मीनाक्षी वहां से गुस्से में चली जाती है और देखते ही देखते अब दिन बीतने लगते हैं। लेकिन मीनाक्षी ने अपनी माँ और अपनी बहन के प्रति कोई भी लगाव नहीं आया। वो उनसे हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी और एक दिन चंपा की भी मौत हो गई। ये देख संजय अपनी बड़ी बेटी मोहिनी से बोलता है, बेटा मोहिनी, अब तो तुम्हारी माँ भी नहीं बची। अब तुम ही अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे भी अब ज्यादा टाइम नहीं मिलता और मैं देर रात घर पर आता हूँ, जिस वजह से मैं मीनाक्षी को समय नहीं दे पा रहा हूँ। तुम उसका ख्याल एक माँ की तरह रखना। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मीनाक्षी का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखूंगी। इतना कहकर वो सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं। मीनाक्षी मोहिनी को अपनी बड़ी बहन के रूप में कभी नहीं अपनाती। रात को 12 बजे जब संजय अपने घर आता है, तब वो देखता है कि मीनाक्षी के कमरे की लाइट जल रही है और वो मीनाक्षी के कमरे में जाकर देखता है कि मीनाक्षी अपनी माँ की फोटो लिए खुद से बात कर रही है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरा यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। पिताजी थे, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे नहीं समझा। वो खुद की लाइफ में इतने बिजी रहते कि उन्होंने एक बार भी मुड़कर अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा और ना ही पूछा कि बेटा, आज तूने खाना खाया? माँ, अब आ जाओ ना माँ। ये देखकर संजय को बहुत ही अफसोस होता है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह मीनाक्षी और मोहिनी दोनों स्कूल की तरफ चल रही थी और थोड़ी देर बाद वो दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं। उनकी क्लास के टीचर ने होमवर्क के लिए उनसे पूछा, किस किस ने अपना होमवर्क नहीं किया? जिसने भी अपना होमवर्क नहीं किया वो खड़े हो जाओ। टीचर की ये बात सुनकर मीनाक्षी को घबराहट हो जाती है, क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था कि तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं इमोशनल ब्लैकमेल करके मोहिनी से उसकी नोटबुक ले लूं और इससे मैं बच भी जाऊंगी और मोहिनी को टीचर से पिटाई भी लग जाएगी। इतना सोचकर मीनाक्षी मोहिनी के पास जाती है और अपनी आंखों में झूठे आंसू लेकर बोलती है, मोहिनी दीदी, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। टीचर मुझे बहुत ही पिटाई लगाएंगे क्या? मैं तुम्हारी नोटबुक ले लूं दीदी? अरे, आज तो मीनाक्षी ने मुझे दीदी बोला है। हाँ हाँ मीनाक्षी, तुम मेरी नोटबुक ले लो। इतना कहकर मीनाक्षी मोहिनी से उसकी नोटबुक ले लेती है और थोड़ी देर बाद जब टीचर मोहिनी के पास उसका होमवर्क देखने के लिए आते हैं, तब मोहिनी उनको होमवर्क दिखाने से मना कर देती है और बोलती है, सर, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। उसकी ये बात सुनकर उसके टीचर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो स्केल से टीचर उसकी हथेली पर मारने लगती है। ये सब देख मीनाक्षी बगल में खड़ी होकर बहुत हंस रही थी। उसको खुश होता हुआ देख मोहिनी अब समझ चुकी थी कि मीनाक्षी ने ये सब जानबूझकर किया है, लेकिन मोहिनी मीनाक्षी की खुशी देखकर उसकी खुशी में खुश हो जाती है। एक तरफ तो मोहिनी की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। और ऐसे ही अगले 2 घंटे बाद मीनाक्षी और मोहिनी का गेम का पीरियड शुरू हो जाता है। मोहिनी रेस में हिस्सा लेती है और थोड़ी ही देर में उन लोगों की रेस स्टार्ट होने लगती है। तो बच्चों, रेस शुरू होने वाली है, क्या आप सभी लोग रेडी हैं? यस सर। रेडी, गेट सेट गो। रेस शुरू हो जाती है और रेस ग्राउंड के बगल में खड़ी मीनाक्षी सोचती है, क्यों ना मैं इसे इस रेस में हरा दूं और अपनी दोस्त को जितवा दूं। इतना सोचने के बाद मीनाक्षी एक बड़ा सा पत्थर उठाकर वो मोहिनी के सिर पर मार देती है। मोहिनी के सिर पर पत्थर लग जाता है और मोहिनी नीचे गिर जाती है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। ये सब देख टीचर उसके माथे पर पट्टी बांध देता है। दोपहर को दोनों बहनें अब अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी वहां से एक ट्रक गुजर रहा था। ये सब देख मीनाक्षी एक बार फिर खतरनाक प्लान बनाती है। ये ट्रक यहाँ से जा रहा है, क्यों ना मैं अपनी सौतेली बहन को इस ट्रक के सामने धक्का दे दूं, जिसके बाद वो मर जाएगी और मैं अपने घर में अपने पिता के साथ अकेले खुशी से रहूंगी। हाँ, ये सही रहेगा।
मैं इसको धक्का दे देती हूँ। इतना सोचकर मीनाक्षी मोहिनी को उस ट्रक के सामने धक्का दे देती है। मोहिनी ट्रक के सामने जाने से बच जाती है, लेकिन उसके सिर पर जो चोट लगी थी, एक बार फिर मोहिनी को वहां पर चोट लग जाती है। तभी उसके सिर पर से ज्यादा खून निकलने लगता है। ये सब देख मोहिनी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि उसकी बहन मीनाक्षी ने आज तक उसे अपनी सगी बहन का दर्जा नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। मीनाक्षी गुस्से में अपनी बहन की तरफ देख रही होती है और खुद से बोलती है, शिट, ये तो उस ट्रक से बच गई। अब इसको मैं कैसे मारूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मोहिनी, मुझे भूख लग रही है, मुझे मैगी खाना है। लेकिन मीनाक्षी, मेरे सर में चोट लगी हुई है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे पता चल चुका है कि सौतेली बहन हमेशा सौतेली ही होती है, वो कभी भी सगी नहीं बनती। काश मेरी माँ जिंदा होती है। उसको रोता हुआ देख मोहिनी उठकर उसके लिए मैगी बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो गर्मा गर्म मैगी मीनाक्षी के सामने रखती है, तभी मीनाक्षी मोहिनी के ऊपर वो गर्मा गर्म मैगी गिरा देती है, जिस वजह से मोहिनी का हाथ जल जाता है। मोहिनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देख मीनाक्षी को बहुत अच्छा लगता है और वो हंसने लगती है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन मोहिनी मीनाक्षी से बोलती है, मीनाक्षी, मैं घर का सामान लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? हाँ हाँ, चलो। इतना कहकर वो दोनों बहनें बाजार चली जाती हैं। मोहिनी घर का सामान खरीद रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी अपने लिए आइसक्रीम खरीदने के लिए रोड की दूसरी तरफ जा रही थी कि तभी उसके सामने से एक ट्रक आ रहा था। ये सब कुछ मोहिनी देख लेती है और मीनाक्षी को वो आगे की तरफ धक्का मार देती है और खुद ट्रक के नीचे आ जाती है। ये सब देख मीनाक्षी को बहुत ही दुख होता है और वो तुरंत उसको भागते हुए हॉस्पिटल ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने पिता को फोन करती है और सारी बात बता देती है। उसके पिता भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। अपनी बहन मोहिनी की कंडीशन गंभीर देखकर मीनाक्षी गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए बोलती है, हे भगवान, मैं मोहिनी दीदी के साथ कितना गलत कर रही थी। उन्होंने तो मुझे एक माँ की तरह पाला, माँ की तरह ख्याल रखा, लेकिन मैंने ही उसको आज तक अपनी बहन नहीं समझा। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचा दी। मैं कितनी बुरी हूँ। मैं उनको मारने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई। भगवान जी, मेरी दीदी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। वो हाथ जोड़कर भगवान से विनती कर ही रही होती है कि तभी उसके पिता पीछे से आते हैं और बोलते हैं, भगवान ने तुम्हारी सुन ली मीनाक्षी, तुम्हारी बहन खतरे से बाहर है और जो तुमने अपनी बहन के साथ किया है, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मैं मानता हूं मेरे पास समय नहीं रहता तुम्हारे लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम दोनों से प्यार नहीं करता। तुम दोनों मेरे बच्चे हो और अपने बच्चों से भला कोई माँ बाप दूर रह सकता है क्या? मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम दोनों को अपनी जिंदगी का कुछ वक्त निकालकर तुम दोनों बहनों को जरूर दिया करूंगा। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी और खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है बेटा। इतना सुनकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो अपने पिता के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी बहन मोहिनी के पास जाती है और उससे माफी मांग लेती है, जिसके बाद मोहिनी मीनाक्षी को माफ कर देती है और कुछ दिन बाद मोहिनी बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग अब खुशी से एक साथ रहने लगे। भानगढ़ गांव में मोहन अपनी पत्नी श्वेता के साथ रहता था। उसकी पत्नी श्वेता प्रेग्नेंट थी। मोहन अपनी पत्नी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था कि तभी अचानक श्वेता के पेट में डिलीवरी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। यह देख मोहन उसको अपनी कार में बैठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, जिसके बाद डॉक्टर श्वेता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर निकल कर आता है और मोहन से बोलता है, अरे मिस्टर मोहन, बधाई हो, तुम्हें जुड़वा बेटी हुई है। तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि दो लक्ष्मी आई है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। ये बात सुनकर मोहन मुंह बनाते हुए बोलता है, हे भगवान, ये तो लक्ष्मी नहीं बल्कि मनहूस आई है मेरे घर में। मैं तो सोच रहा था कि
मेरे लड़के होंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि लड़के होने की जगह ये दो मनहूस हो जाएंगी। मैं इन दोनों को अपने पास नहीं रखना चाहता। आखिर मैं क्या करूं? हाँ, आइडिया। मैं इन लोगों को कूड़ेदान में फेंक देता हूं और मैं इसके बाद श्वेता को बोल दूंगा कि हमारा बच्चा पैदा होते ही मर गया। डॉक्टर का मुंह बंद रखने के लिए उसको कुछ घूस पकड़ा दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर मोहन डॉक्टर को थोड़े पैसे दे देता है और उन पैसों की लालच में आकर डॉक्टर अपना मुंह बंद कर लेता है। उसके बाद मोहन अपनी दोनों बेटियों को अपनी गोद में उठाकर भानगढ़ स्टेशन के कूड़ेदान में फेंक देता है और अपनी बीवी के पास जाकर उससे रोता हुआ कहता है, अरे डार्लिंग, मैं तुम्हें किस मुंह से बताऊं कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं मोहन, नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। अरे श्वेता, मैं सच बोल रहा हूँ। हमारी 2 जुड़वा लड़की हुई थी और तुम्हें तो पता ही है, जुड़वा बच्चे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। श्वेता को बहुत दुख होता है कि अब उसके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिन के बाद श्वेता अपने घर आ जाती है और मोहन से बोलती है, मोहन जी, मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम अपने शहर वाले घर में जाते हैं, चलिए ना। मोहन उसकी बात से सहमत हो जाता है और मोहन श्वेता को लेकर शहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों को सुरेश अपनी गोद में उठाकर खुद से बोलता है, अरे ये 2 बच्चे किसके हैं? और इतनी तेज धूप में ये कितना रो रहे हैं? हे भगवान, आपने तो मेरी झोली भर दी। भी वो उदास होकर बोलती है, पर सुरेश जी, हम तो खुद भीख मांग कर खाते हैं। हम इन दोनों बच्चियों का पालन पोषण कैसे करेंगे? अरे मेघना, तुम चिंता मत करो। भगवान अगर सारे रास्ते बंद करता है तो कोई ना कोई रास्ता हमें आगे बढ़ने के लिए जरूर दिखाता है। इतना कहकर वो दोनों उन दोनों लड़कियों को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और वो एक लड़की का नाम तन्वी तो दूसरी लड़की का नाम तान्या रखते हैं। सुरेश और मेघना स्टेशन पर जाकर भीख मांगते हैं और अपने साथ साथ अपने दोनों बच्चों का पेट भी भर लेते हैं। और इस तरह अब 5 साल बीत चुके थे। वो दोनों अपने माँ बाबा के साथ रोज स्टेशन पर जाया करते और वहां लोगों से भीख मांगा करते। दूसरी तरफ मोहन और श्वेता एक बार फिर भानगढ़ गांव में आते हैं और जब श्वेता भानगढ़ स्टेशन पर जैसे ही उतरती है कि तभी उसके सामने वो दोनों बच्चियां श्वेता के सामने आती हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होकर बोलती हैं, आंटी जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हम गरीबों पर थोड़ा सा रहम दिखा दीजिए। हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, हमें कुछ पैसे दे दीजिए या हमें कुछ खिला दीजिए आंटी जी। इन दोनों लड़कियों को देख श्वेता को अजीब सा महसूस होता है और वो अचानक उन दोनों को गले लगा लेती है। ये देख मोहन बोलता है, अरे श्वेता, तुम ये क्या कर रही हो? इन गंदे गंदे बच्चों को गले लगाकर खुद को भी गंदा कर रही हो, दूर हटो इनसे। इतना कहकर मोहन श्वेता को उन दोनों से अलग करवा देता है और उन दोनों के हाथ में 500 का नोट पकड़ाकर उन्हें वहां से भगा देता है। एक तरफ तो वो दोनों बच्चियां 500 का नोट लेकर खुश हो जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ श्वेता अपने पति मोहन से बोलती है, मोहन जी, पता नहीं क्यों उन बच्चों में अपनापन सा लगा, इसीलिए उन्हें गले लगाने का मन भी किया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब घर चलो। इतना कहकर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। श्वेता मोहन के साथ घर तो चली जाती है, लेकिन मानो उसका दिल और दिमाग उन दोनों बच्चों के पास ही रह गया। और अगले दिन वो एक बार फिर उन दोनों बच्चों से मिलने के लिए आई और उन्हें इस बार 500 का नोट पकड़ाकर अपने घर चली गई। वो इस तरह रोज उन बच्चों से मिलने आती और उन्हें थोड़े पैसे देकर चली जाती। और एक दिन तान्या और तन्वी के माता पिता की मौत हो गई। वो लोग भारी बारिश में स्टेशन पर बैठकर रो रहे थे कि तभी श्वेता छाता लेकर उन दोनों बच्चों के पास आती है और उनसे पूछती है, अरे बच्चों, तुम इतनी बारिश में क्यों रो रहे हो? आंटी जी, अब हमारा
दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। तेज बारिश के चलते हमारा घर गिर गया, जिसमें मेरे मम्मी पापा दबकर मर गए। इतना कहकर वो दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। उन दोनों को रोता हुआ देख श्वेता तान्या और तन्वी को अपने घर ले जाती हैं। और थोड़ी देर बाद जब मोहन आता है, ये देखकर कि उसके घर में वो दोनों भिखारी बच्चे हैं, वो थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन श्वेता उसको समझा देती है और वो चुपचाप बैठ जाता है। अगली सुबह श्वेता अपनी बहन के घर चली जाती है और उसके जाने के तुरंत बाद ही मोहन का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाता है। ये देख तान्या और तन्वी भागी भागी उसके पास आती हैं और तन्वी तान्या से बोलती है, तान्या, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर और श्वेता आंटी को बुलाओ। जैसा जैसा तन्वी बोलती है वैसा वैसा तान्या करती है और कुछ समय बाद एम्बुलेंस आकर मोहन को हॉस्पिटल ले जाती है। मोहन के मन में ये डर बैठ चुका था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ श्वेता भी दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद जब मोहन नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है तब वो श्वेता को सारा सच बता देता है कि तान्या और तन्वी ही उसकी अपनी बेटी है। ये सुनकर श्वेता बहुत ही खुश हो जाती है और उससे बोलती है, मोहन, तुमने मुझे मेरे बच्चों से दूर करने के लिए पता नहीं कौन कौन से रास्ते अपनाए, लेकिन भगवान ये सब देख रहा था। वो कहते हैं ना, माँ का दिल अपने बच्चों को पहचान ही लेता है, क्योंकि माँ का दिल माँ का ही होता है। और आज देखो, भगवान ने एक माँ से उसकी दोनों बच्चियों को मिलवा दिया। यह सुनकर मोहन को थोड़ा दुख होता है और वो उससे माफी मांगने लगता है। श्वेता मोहन को माफ कर देती है और अब मोहन और श्वेता अपने दोनों बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। गरीब बहू का जादुई सोना पसीना। अरे ओ करमजली नास पीती, अरे कहाँ मर गई? आज कुछ नसीब होगा कि नहीं? सास के ताने भरे शब्द सुनकर पसीने में सराबोर हुई मालिनी तेज कदम बढ़ाकर चाय और नाश्ते की थाली उसके पास लाकर उसके आगे परोसते हुए कहती है, माफ कीजिए माँ जी, जरा सी देर हो गई। वो सारी लकड़ियाँ एकदम गीली थी, इसीलिए चूल्हा नहीं जल पा रहा था। क्रूर कमला अपनी बहू मालिनी को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती थी। दरअसल वो मानती थी उसके बेटे ब्रजेश की मौत का जिम्मेदार उसकी अपशगुनी बहू मालिनी है, इसलिए प्रतिदिन वो किसी न किसी बहाने से उसे खरी खोटी सुनाया करती। जैसे ही वो चाय का घूंट गले से नीचे उतारती है तो कहती है, हे राम, आज तू, अरे कुलक्षणी, मेरे बेटे को तो खा गई। अब क्या ये कड़वी चाय पिलाकर मारना चाहती है मुझे? ऐसा लग रहा है विष का प्याला पी रही हूँ। सास की बातें मालिनी को अंदर तक चोट पहुंचा रही थीं और उसके आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं। तभी लता दरवाजा खटखटाकर कहती है, मालिनी, चल जल्दी से आजा। आज अगर जरा भी देर हुई तो ठेकेदार हम गरीबों को काम से निकाल देगा। माँ जी, मैं चलती हूँ। जल्दी दफा हो जा मेरी नजरों से, तेरी शक्ल मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। फिर वो लता के साथ चल पड़ती है। तभी लता उससे कहती है, मालिनी, तू अपनी सास की ज्यादतियों का जवाब आखिर क्यों नहीं देती? वो तुझ पर कितना अत्याचार करती है, जबकि दिन भर पसीना बहाकर मेहनत मजदूरी करके तू उसका पेट पाल रही है। तेरी सास पर जरा जुबान से कड़वी है, दिल से बुरी नहीं है। उन्हें लगता है कि ब्रजेश की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, इसीलिए वो मुझसे उखड़ी हुई रहती हैं। सूर्यदेव एक दिन मेरे जीवन के अंधेरे को जरूर दूर करेंगे। पति की मौत के बाद घर की जरूरतें पूरी करने के लिए मालिनी के सिवा और कोई नहीं था। वो गांव में घरों के निर्माण में ईंट पत्थर ढोने की मजदूरी करके खुद का और अपनी सास का पेट पालती थी। मई की कड़कती धूप शुरू हो चुकी थी। तेज लू की लहर में सभी मजदूर पसीना बहाकर परिवार चलाने के लिए काम कर रहे थे। तभी मालिनी, जो पसीने से तर हो चुकी थी, सूरज की तरफ देखकर कहती है, हे सूर्यदेव, आपकी किरणें तो सारे संसार को उजागर करती हैं, पर इस घड़ी आपकी ये तेज रोशनी हम गरीबों से सहन नहीं हो पा रही। सभी गरीब मजदूर सर से लेकर पांव तक पसीने से भर चुके हैं। हमारी जीविका इसी मजदूरी पर निर्भर करती है। कृपया आप अपनी तेज लौ को छाया में बदल दीजिए। मालिनी हर सवेरे सूरज को अर्घ दिया करती थी। उसकी सूर्य के प्रति काफी आस्था थी,
इस कारण उसका निवेदन आसमान में रहने वाले सूरज स्वीकार कर लेते हैं और कड़कती धूप शीतल छांव में बदल जाती है और सूर्य देव उसके पास प्रकट होकर कहते हैं, मालिनी, हे देव, कौन है आप? मैं वो हूं जिसे तुम प्रतिभोर अर्घ देती हो। मैं इस जगत को उजियारा करने वाला सूर्य देव हूं। अश्रु मत व्यर्थ करो, क्यों चिंता करती हो? नियति ने इस दुखियारी गरीब के भाग्य में आंसू के सिवा छोड़ा ही क्या है प्रभु। विवाह के कुछ ही दिनों में ईश्वर ने मेरा सुहाग छीन लिया और सास हर दिन मुझे अपशगुनी कहकर ताने मारती है। अब तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। कब तक मैं ऐसे ही पसीना बहाकर मजदूरी करती रहूंगी? अब और नहीं होता। ये सुनकर सूर्यदेव कहते हैं, जिस पसीने को बहाकर तुम इतना कठिन परिश्रम कर रही हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम्हारा यही पसीना सोने में बदलकर तुम्हारे तमाम दुख और कष्टों का निवारण करेगा और तुम औरों की भी सहायता का केंद्र बनोगी। तथास्तु। इसके बाद सूर्यदेव उस स्थान से विलुप्त हो जाते हैं और मालिनी के पसीने की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती हैं, वो सोने के सिक्कों में बदल जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये तो चमत्कार हो गया। मेरे पसीने की बूंदें सोने के सिक्कों में बदल रही हैं। मालिनी सिक्कों को उठाकर अपने घर आ जाती है। फिर उसकी सास कहती है, अरे निकम्मी, कहाँ मर गई? इस बदनसीब बूढ़ी को कुछ खाने को देगी कि नहीं? माँ जी, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी बनाती हूँ। मालिनी रसोई घर में जाकर चूल्हा जोड़कर खाना बनाने लगती है और एक बार फिर वो सर से लेकर पांव तक पसीना से भर जाती है और उसकी सास चीखते चिल्लाते हुए कहती है, अरे करम जली, बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या? इतनी देर में तो सैकड़ों लोगों का खाना बनाकर परोस दूं। मालिनी उसको खाना लाकर दे देती है और कमला कहती है, आज अगर मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरा ब्रजेश जिंदा होता तो मुझे ये रूखा सूखा खाने की जगह 56 भोग मिलता। उसके इतना कहते ही मालिनी के पसीने की बूंदें जैसे जैसे जमीन पर गिरती हैं, वो सोने के अनगिनत सिक्कों में बदल जाती है और कमला कहती है, अरे ये कैसा चमत्कार है। लोग तो पसीना बहाकर मुश्किल से 4 पैसे कमाते हैं, लेकिन तेरे पसीने से तो धन वैभव लक्ष्मी की तरह सिक्कों का रूप धारण कर रहे हैं। तूने तंत्र मंत्र या जादू टोना तो नहीं सीख लिया? माँ जी, ये मेरे परसों की तपस्या का फल है। सूर्यदेव ने मुझे वरदान दिया है, मेरे पसीने की हर एक बूंद सोने के सिक्कों में बदल जाएगी। पसीने बहाकर इकट्ठा किए सभी सोने के सिक्कों को बेचकर मालिनी अपने घर की आर्थिक तंगी को खत्म करके अपने टूटे फूटे मकान से छुटकारा पाकर एक बड़ा सा घर खरीदकर अपनी सास के साथ वहां बस जाती है और दोनों ठाट बाट से जीने लगते हैं। एक दिन लता और भीमा उसे दिखाई पड़ते हैं और वो कहती है, अरे लता बहन, भीमा भैया, आप लोग यहाँ कैसे? पेट की आग गरीबों को भटकने पर मजबूर कर देती है। हम लोग काम की तलाश में यहाँ आए हैं। उस ठेकेदार ने हम गरीबों को काम देना बंद कर दिया। हमारे घर की हालत बद से बदतर हो गई है। ये सुनकर मालिनी उसे अपने घर ले आती है और खुले आंगन में खड़ी होकर कहती है, हे सूर्यदेव, अपनी कड़कती धूप मेरे शरीर पर डालिए। तुम खुद को क्यों जलाने पर तुली हो? तुम्हारे पास अब धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं, फिर तुम क्यों भी मतलब अपना पसीना बहा रही हो? आप दोनों की मदद करने के लिए इस पसीने का बह जाना बहुत जरूरी है। धूप की किरणों से मालिनी पसीने से तरबतर हो जाती है और उसकी प्रत्येक बूंद गिरने के साथ वो सोने के सिक्के में बदल जाती है और वो कहती है, अरे ये कैसा जादुई चिराग है? हम गरीब तो पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं, पर तुम्हारा पसीना तो खरे सोने के सिक्के बरसा रहा है। ये सभी सोने के सिक्के आप दोनों ले लीजिए और इसे एक अच्छा कारोबार शुरू करके आराम से कमाई कीजिए। बस बहुत गरीबी का जीवन जी लिया आपने, अब आप दोनों को खून और पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोनों मालिनी का शुक्रिया अदा करके वहां से चले जाते हैं और मालिनी अपने पसीने के द्वारा और भी कई गरीब लोगों की मदद किया करती
और धीरे धीरे उसके सास सही उसके रिश्ते बेहद ही अच्छे हो जाते हैं। और अंत में उसकी सास कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर कितना जुल्म और अत्याचार किया, फिर भी तूने मुझे अपनी माँ से बढ़कर माना। पर मैं तुझे बेबी तो दूर, बहू भी ना मान सकी। तूने हर दिन अपना पसीना बहाकर कड़ी मेहनत मजदूरी करके मेरी भूख मिटाई और मेरी सेवा की। तेरे जैसी बहू पाकर मेरा जीवन सफल हो गया बेटा। शुक्रिया माँ जी, मुझे विश्वास था कि आप एक दिन मुझे जरूर अपनाएंगी। और इस तरह मालिनी की पसीने बहाकर उसके गरीबी के जीने के दिन खत्म हो जाते हैं और दोनों ही गरीब मजदूर लोगों की मदद करने का जिम्मा भी उठाते हैं और खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं।